बांटते बांटते दुनिया को उजाला सूरज, किसको मालूम था हो जाएगा काला सूरज। गर्दिशें जितनी है किस्मत में वो पूरी होंगी, फिर से निकलेगा वही डूबने वाला सूरज। कब तक इंतजार और कितना इंतजार। नरेश मीणा पूछ रहे हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस के नेता क्या जवाब दे रहे हैं। बात इस पर भी करेंगे, बात इस पर भी करेंगे कि कुचामन में एक व्यापारी ने एक व्यवसाय करने की सोची सरकार के भरोसे, और क्या हुआ उसके साथ। भरोसा किस पर करें, बात इस पर भी करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं भरत सिंह जी। राजस्थान के लोग आज गमगीन हैं। वो कह रहे हैं कि जब पूछा जाएगा क्या नेता भी ईमानदार होते हैं, तो किसके बारे में हम बात करेंगे और क्या बताएंगे कि कौन नेता है जो ईमानदार है। था वाले तो बहुत सारे हैं। भरत सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जिस तरह से जिए, जिस तरह से राजनीति किए, राजस्थान की राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। विरोधी हो या चाहने वाले हो, उनकी ईमानदारी के सब कायल थे, उनकी साफगोई के सब कायल थे। जिस तरह से साफ साफ अपने अंतिम क्षणों में भी अपनी बात कह देते थे, जो मिलने जाता था उससे वो बुरा नहीं मानता था, क्योंकि जानता था कि सच बोलने का साहस इस नेता में है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, पंचायती राज मंत्री रहे। पीडब्ल्यूडी विभाग भारी भ्रष्टाचारी विभाग माना जाता है, और वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने की ऐसी कोशिश की कि अगली बार कांग्रेस की सरकार आई तो मंत्री नहीं बनाए गए। जब मंत्री नहीं बनाए गए तो टकरा गए। टकरा इसलिए नहीं गए कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि हाड़ौती में प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल के जरिए लूट मची हुई है, और फिर जो मोर्चा खोला, यह भी कह दिया कि अशोक गहलोत को अब सचिन पायलट के लिए सत्ता छोड़ देनी चाहिए। मगर उनका विरोध सत्ता परिवर्तन से ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और ऐसी कसम खाई कि भरत सिंह को देख रहे हैं, इतना बाल इस उम्र में कम नहीं थी जिस उम्र की तस्वीर है ये, मगर इसे भी वो रखना छोड़ दिए थे। क्यों रखना छोड़ दिए थे। राजस्थान की राजनीति में एक किस्सा जब जब ईमानदारी और भ्रष्टाचार की बात होगी सुनाया जाएगा। इन्होंने कसम खाई कि मैं अपने सिर पर बाल नहीं रहने दूंगा, यह याद दिलाने के लिए अशोक गहलोत को कि तुम्हारी सरकार भ्रष्टाचारी थी, तुम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे थे, तुम भ्रष्टाचारी थे। और जैसे ही इनका बाल बढ़ता था, ये नाई के पास जाते थे, उसे कटवाते थे, लिफाफे में रखते थे और अशोक गहलोत को कुरियर कर देते थे। ये क्रम तब से चला आ रहा था जब उन्होंने कसम खाई थी, और जब वो बिस्तर पर नहीं चले गए तब तक अशोक गहलोत को उनके सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की याद दिलाने के लिए सर मुड़वाते रहे और बाल भेजते रहे। ये कम बड़ा साहस का काम नहीं है, मगर ये भरत सिंह ही थे जो कर गए। अशोक गहलोत का भी कलेजा बाघ वाला है। किसे लेकर गए, जिसके खिलाफ भरत सिंह लड़ते ही रहे, प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया को लेकर सबसे पहले पहुंचने वालों में अशोक गहलोत ही थे, और उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया के साथ अशोक गहलोत। पता नहीं भरत सिंह जी की आत्मा क्या सोच रही होगी, पर अशोक गहलोत की आत्मा तो कभी सोचती ही नहीं है। भरत सिंह जी नहीं रहे, जब तक रहे वो ईमानदारी के लिए लड़ते रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और राजनीति में जो नई पीढ़ी है उनसे सीखे कि कैसे ईमानदारी के साथ जिया जा सकता है। विधायक नहीं बन पाए तो सरपंच बनकर भी जनता की सेवा की जाती है। अफसोसजनक बात है कि बीजेपी सरकार ने आखिरी क्षण में उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। भ्रष्टाचार के मसले पर जब बीजेपी वाले नेता मिलने जाते थे तो बगल में खड़ी पत्नी को सवाई मानसिंह अस्पताल में मिलवाते थे भरत सिंह जी। यही है मेरी धर्म पत्नी जिनके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करवाया, और शर्माकर बीजेपी को वो मुकदमा वापस लेना पड़ा। शख्सियत ऐसी होनी चाहिए।
हीरालाल नागर जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। इनकी बातों को कोई बुरा इसलिए भी नहीं मानता था क्योंकि जानता था कि ये सच कह रहे हैं और इसमें इनका कोई लालच नहीं है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब ऐसे कहां मिलेंगे और नेता ऐसे कहां मिलेंगे। कांग्रेस में अशोक गहलोत प्रमोद जैन भाया के साथ पहुंचे तो गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे, वो प्रहलाद गुंजल के साथ पहुंचे और ये सारे बड़े नेता आपस में एक दूसरे के साथ ठीक से कदम ताल बैठा नहीं पाते हैं, बस कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो मिलजुल कर रहे। और सचिन पायलट आज सोनीपत में ग्लोबल लीडरशिप कार्यक्रम में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए गए थे। शाम को अजमेर पहुंच रहे हैं, वही अजमेर जहां पर देखा आपने किस तरह से सिर फुटबॉल हुई थी कार्यकर्ताओं में। ये तस्वीर साझा की थी सचिन पायलट ने भरत सिंह के साथ। वही अजमेर जहां पर सचिन पायलट माना करते हैं कि हमारा भी इलाका रहा था। धर्मेंद्र राठौड़ की एंट्री के बाद कांग्रेस में ऐसी जंग जारी है कि वो खत्म ही नहीं हो पा रही है। पता नहीं हर मीटिंग में ही हंगामा मच जा रहा है और पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। रघु शर्मा बेचारे संभालते हुए दिखाई देते हैं, पर उनके बूते की बाहर की बात है। आज सचिन पायलट अजमेर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो क्या अपनों वालों को समझा पाएंगे कि सार्वजनिक तौर पर मंच पर इस तरह से छीछा लेदीद ना करो। धर्मेंद्र राठौड़ जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, बेइज्जती तो पार्टी की ही होती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल ये यहां से निकल कर जा रहे हैं अशोक गहलोत के साथ भीलवाड़ा में, जहां पर स्वर्गीय शिवचरण माथुर की प्रतिमा का अनावरण है और लंबे अरसे बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर बैठेंगे क्योंकि दोनों के यहां से कार्यक्रम जारी हो गया है भीलवाड़ा जाने का। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय शिवचरण माथुर को कि दोनों ही नेता आपस में मिल जाएं, जैसा कि कांग्रेसी चाह रहे हैं। सादर निमंत्रण है शिवचरण माथुर जी, उनकी पत्नी स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सुशीला देवी माथुर जी की प्रतिमा के अनावरण का 8 अक्टूबर को। मगर जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है आपने देखा, हर जगह, चाहे कोटा हो जहां पर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, वहां पर प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल में ऐसा भसड़ ऐसी मची है कि दोनों नेता एक साथ बैठ ही नहीं सकते। अजमेर की हालत वही है, ये झुंझुनू की हालत है जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी चल रही है। यहां पर राजकुमार शर्मा भी हैं और मनीषा भी हैं और परीक्षक आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए ऐसी मारामारी है, टिकट वितरण के समय तो ऐसा लहलुहान करेंगे पार्टी की कि पार्टी ही ध्वस्त हो जाएगी, पार्टी का ही खून कर बैठेंगे। राहुल गांधी के इस फॉर्मूले ने एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर जान फूंकने के बजाय एक दूसरे के जान के प्यासे कांग्रेसियों को कर दिया है। पता नहीं इसे कितनी सफलता मिल पाती है। अशोक गहलोत कहते हैं कि बड़े नेताओं को एक साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता सोचते हैं किसके यहां जाएं किसके यहां नहीं जाएं, पहल उन्हीं को करनी चाहिए। पर यह स्थिति है कांग्रेस की। ये स्थिति जब है तो नरेश मीणा कांग्रेस में क्यों जाना चाह रहे हैं? नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, अंता का उपचुनाव। साथ ही उन्होंने टिकट की भी मांग की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनका परिवार कांग्रेस का रहा है, उनके पिता कांग्रेसी रहे हैं और वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव पद पर एनएसयूआई से चुनाव जीत चुके हैं। सोनिया गांधी से भी मिले थे, वो पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के अपने पुराने संबंधों का हवाला देकर नरेश मीणा ने कांग्रेस का टिकट मांगा है। मगर अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय चुनाव में प्रमोद जैन भाया फंस भी सकते हैं क्योंकि बड़ा वोट बैंक मीणा वोट बैंक है कांग्रेस का, जिसमें सेंध लगाई थी इस बार बीजेपी ने, पर पूरी तरह से नहीं लगा पाए थे। ये तस्वीर आज 2002 की साझा की है नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने के ऐलान से ठीक पहले। 14 अक्टूबर को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, इसका भी ऐलान कर दिया है। वोट जहां भी लड़ते हैं, चाहे देवली उनियारा हो या फिर छबड़ा हो,
भारी संख्या में वोट पाते हैं और जब वो और 11 नवंबर को अंतर चुनाव, मैंने चुनाव की घोषणा कर दी कि मैं अंतर का चुनाव लड़ रहा हूं और 14 अक्टूबर को मैं अपना फौरन नामांकन करूंगा। इससे पहले अशोक गहलोत ने भी उनको सुझाव दिया है कि नौजवान नेता हैं, धैर्य रखें, एक बार मुझसे भी मिले थे, धैर्य रखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं तो ठोकर खाएंगे। अब नरेश मीणा के चाहने वाले कह रहे हैं कि कब तक धैर्य रखें। जनता के चुनाव जीतेंगे, जनता के चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे। प्रमोद जैन भाया की उम्मीदवारी का ऐलान ये पहले ही कर दिए, प्रदेश का अध्यक्ष जी इशारों में सब कुछ कह ही दिया है। अब कांग्रेस का उम्मीदवार तो तय है, उसका फैसला भी आजकल में जल्दी होने की उम्मीद है और उसके बाद तो सब लोग लग जाएंगे काम में और सीट निकालेंगे हम लोग। टिकट की मांग कर रहे हैं जो देवयुनियारा से पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो नौजवान आदमी है, उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अब कह रहे हैं नरेश मीणा के समर्थक सब्र कब तक? नमक आप तो वो सभी छोटी उम्र में सीएम बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, नरेश मीणा कब तक सब्र रखें? लंबी रेस का घोड़ा हो सकता वो, पर अपने जो उनका गुस्सा है उसको वो ठंडा कर ले, साथ दिमाग से बात करे, सबको साथ लेके चलने की बात करे, तो उनका जो मैं कह रहे वो हो सकता है कि वो कामयाब भी हो। कांग्रेस में संभावना है जल्दबाजी करेंगे तो वो आ जाता है, जल्दबाजी करता है ठोकर खा जाता है। हम चाहे वो ठोकर नहीं खाए, जो जल्दीबाजी करता है वो ठोकर खा जाता है। अब अशोक गहलोत के ठोकर खाने वालों की लिस्ट में बहुत लोगों का नाम है, लंबी लिस्ट है, इशारा आप समझ ही रहे होंगे, जल्दीबाजी करने वाले ठोकर खा जाते हैं। मगर अब वो लंबी रेस का घोड़ा तो तभी बनेंगे जब रेस के लायक उम्र भी होगी। ये कह रहे हैं कि अब तो 50 छूने जा रहे हैं, कब तक इंतजार करें। मगर नरेश मीणा को ये सोचना चाहिए कि बार बार चुनाव लड़कर हारने का ठप्पा भी नहीं लगना चाहिए। अगर जीतने का पूरा इंतजाम हो तभी मैदान में कूदना चाहिए। वैसे बीजेपी के टिकट पर सब कुछ निर्भर करेगा, जहां कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप उम्मीदवार चुनिए और जिता कर लाइए, ये आपका इलाका है। पर बातचीत करेंगे आज कि किस तरह से कुचामन में एक व्यापारी जिनका एक दोपहिया का शोरूम है और एक होटल है, उनके पास 6 महीने पहले रंगदारी के लिए रोहित गोदारा के यहाँ से फ़ोन आया था और उन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया था। फिर दोबारा फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों तो क्या मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। और किसी भी व्यक्ति को एक कहना चाहिए, क्योंकि मेहनत से कमाता है, किसी को रंगदारी देने के लिए नहीं कमाता है। ये व्यापारी हैं और कुचामन डिडवाना में कहा जा रहा है कि इनका बिजनेस है और आज इन्हें की हत्या कर दी गई। हत्यारों को पकड़ने के लिए वहां पर भारी संख्या में जनता बैठी हुई है। सबकी मांग है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। मगर बड़ा सवाल है कि इस तरह से गैंगस्टर कैसे सक्रिय हैं, जहां पर इस तरह से देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। सारे समाज के नेता रुके हुए हैं, ये भी जाट समाज से ही आते हैं। सारे समाज के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जिम करते हुए का है और उस समय जब ये गोली मारी गई है। मगर ये बड़ा सवाल है कि आखिर अपराधी राजस्थान में इस तरह से किसी बिजनेसमैन को गोली मार के चले जाते हैं तो फिर कौन बिजनेस करेगा। और इस तरह के तो सैकड़ों फोन व्यापारियों के पास राजस्थान भर में आए हुए हैं, तो क्या सभी लोग डरे सहमे रहें? क्या नागौर में अपराधियों का हौसला बुलंद है? बीकानेर से लेकर नागौर तक के इलाके में कहा जा रहा है बड़ी संख्या में शार्प शूटर रह रहे हैं। ये भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह के गैंगस्टरों को मार गिराया जाए ताकि जो आम जनता है वो आसानी से बिजनेस यहां पर कर सकें। पर गृह मंत्री भजनलाल शर्मा को इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज पता नहीं उन्होंने बैठक बुलाई नहीं बुलाई, इंटेलिजेंस फेल्योर है क्या है, पर वो आज व्यस्त रहे प्रवासी सम्मेलन सूरत में करने में, महिला कृषक को किट बांटने में। मुझे लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के अलावा कानून व्यवस्था पर भी गृह मंत्री भजनलाल शर्मा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ है सवाई मानसिंह अस्पताल में, पोल खोल कर रख दिया है,
सुनील भाटी ने जो सस्पेंड किए गए हैं सुप्रीटेंडेंट के पद से, अधीक्षक के पद से एसएमएस के, कि 2 दिन पहले ही हमने चिट्ठी लिखी थी कि स्पार्क हो रहा है, फिर भी मरम्मत नहीं किया गया, इसमें हमारा क्या दोष है। निश्चित रूप से ये इस तरह की चुनौतियां भजन लाल शर्मा की सरकार को कमज़ोर कर रही है। इनके लिए बस फायदा इतना ही है कि राजस्थान में कांग्रेस सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। उधर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंतजार है कि राजस्थान सरकार अपना रुख क्या रखती है। कई जगह कहा जाने लगा है कि भर्ती यथावत रखने के पक्ष में डीवी में सरकार बोल सकती है। अगर ऐसा करती है तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि ऐसे ही दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और बुरे दिन कब आ जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।